नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम अपने लास्ट 2 सेशन से पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर क्या निराश हुआ जाए, जो कि लिया गया है हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 से। इस चैप्टर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और जैसे कि आप देख रहे हैं, पाठ क्या निराश हुआ जाए हमें जीवन के प्रति आशा और उत्साह को बनाने के लिए कहता है। जीवन में हमें पॉजिटिविटी को अपनाने के लिए कहता है, सकारात्मकता को अपनाने के लिए कहता है। तो चैप्टर लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका था। एक बार से थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स थे, उन्होंने यहाँ पे बताया था कि आज भी संसार में सच्चाई और ईमानदारी जो है वो मौजूद है, यानी कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे हैं अभी भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सच्चे हैं अभी, ईमानदार हैं अभी, भरोसेमंद हैं, जो अभी विश्वास पात्र हैं। तो इस तरह से हमें जीवन में अभी निराश होने की आवश्यकता नहीं है और उसी पॉजिटिविटी को की तरफ हमने आगे बढ़ना है। अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव करना है, अपने विचारों को पॉजिटिव करना है और इससे क्या होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और सारे जो लोग हैं, आप पॉजिटिव सोचेंगे, आप पॉजिटिव बोलेंगे, आप पॉजिटिव सुनेंगे तो आपको सब कुछ सकारात्मक ही लगेगा। आपको जीवन में निराशा नहीं दिखेगी, आपको जीवन के प्रति उत्साह आपका बढ़ेगा। तो फटाफट से चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आज हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि आज पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक बार अपने चैप्टर को। काफी कुछ चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ ली थी, जो कि हमने पिछले लास्ट सेशन में रिवाइज भी करी थी काफी चीजें। तो जैसे कि आपको सबसे मेन चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि जैसे यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हमने पढ़ी थी कि लेखक यहाँ पर कहते हैं अगर असली भारत यही है, असली भारत यही है तो ये चिंता का विषय है। क्योंकि महात्मा और तिलक ने, महात्मा गांधी और तिलक ने आजादी की लड़ाई लड़ते वक्त ऐसे भारत का सपना बिल्कुल भी नहीं देखा था। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का, देखिए, उन्होंने अपना पूरा जीवन देश के को समर्पित कर दिया, देश की आजादी के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों के स्वाभिमान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो जिस समय वो अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे, तो उस समय उन्होंने कभी भी ऐसे भारत का सपना तो बिल्कुल नहीं देखा था कि जब हमारा भारत आजाद होगा, हमारा देश जब आजाद होगा, जब स्वाधीन होगा, तो उस समय पर उसमें ऐसी व्यवस्थाएं होंगी, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे, ईमानदारी समाप्त हो जाएगी, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। ऐसा उन्होंने सपना बिल्कुल भी नहीं देखा था। और दूसरा यहाँ पर कहते हैं, फिर वो प्रश्न पूछते हुए कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर प्रश्न पूछते हुए कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला, देखिए, जहां झूठ है, फरेब है, धोखा है, उसको हम अपनी संस्कृति नहीं कह सकते। तो जो महान संस्कृति वाला सभ्य एवं सुसंस्कृत भारत आज कहाँ खो गया। लेखक कहते हैं जैसे सारी नदियां अंततः सागर में जाकर मिल जाती हैं, यानी कि वहां पर आप पहचान नहीं सकते, वहां पर आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये गंगा जल है, कि यमुना का जल है, कि गोदावरी का जल है, कि सतलज का जल है, या कोई और दूसरी नदी का। वहां पर आप बिल्कुल भी अलग उनको नहीं बना सकते। तो इसी तरह से चाहे भारत में आर्य रहते हो, द्रविड़ रहते हो, हिंदू रहते हो, मुसलमान रहते हो, यूरोपीय रहते हो, भारतीय आदर्शों और सभ्यता, जब हमारा देश आप देखते हैं कि हमारे देश में ही बहुत सारे फेस्टिवल, इतने सारे फेस्टिवल शायद ही किसी देश में मनाए जाते होंगे, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स रहते हैं। हमारे देश के
नेशनल फेस्टिवल्स अलग होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल अलग होते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स में भी ऐसे कई फेस्टिवल होते हैं जिनको हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते हैं, जैसे होली, दिवाली, ईद, या जो आपके लोहड़ी, जो जो अलग अलग तरह की, क्रिसमस। अब इनमें भेद बिल्कुल भी नहीं रहा है, सभी लोग ये सभी फेस्टिवल मनाते हैं जो भी भारत में रहते हैं, उसमें कोई भी भेद नहीं होता। तो यही है हमारे भारत की सभ्यता और यही है हमारे भारत की संस्कृति का। देखिए, इसी की मिलन भूमि यानी कि संगम स्थल है हमारा भारत। इन सभी की मिलन भूमि या संगम स्थल कहा जा सकता है हमारे भारत को। तो इस तरह से फिर क्यों हम ऐसी छोटी छोटी बातों से डरकर, यानी कि देश की संस्कृति कई धर्म कई जातियों की संस्कृति के मिलने से समृद्ध हुई है। हमारे देश की संस्कृति इसीलिए इतनी समृद्ध है क्योंकि यहाँ पर कई जातियां हैं, कई धर्म है, कई संस्कृतियों का मिलन यहाँ पर होता है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा मेन चीज पढ़ी थी, जिसको हमने लास्ट सेशन में भी रिवाइज किया था, कि अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग झूठ फरेब कर रहे हैं वही लोग दुनिया में सच्चे और अच्छे कहलाए जा रहे हैं। ईमानदार लोगों का दुनिया में ईमानदार लोगों को मूर्ख समझा जाता है, ईमानदार लोगों को बेवकूफ समझा जाता है, उनको ये समझा जाता है कि इसे तो कुछ नहीं आता। और साथ ही लेखक यहाँ पर मेन चीज कहते हैं कि कैसे ये भ्रष्टाचार, कैसे ये लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन इनका जो क्रियान्वयन करने वाले जो लोग होते हैं, देखिए कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं कहा कि बहुत सभी लोग अच्छे होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है, कुछ लोग होते हैं, लेकिन आपको बुराई की तरफ ना देखकर अच्छाई की तरफ देखना है, सकारात्मक चीजों को एक्सेप्ट करना है, पॉजिटिव चीजों को स्वीकार करना है। और इससे क्या होगा कि सभी लोग इस तरह का सोचने लगेंगे तो समाज में अपने आप पॉजिटिविटी आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि लेखक कहते हैं कि भारत में देखिए लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं तो डिगता होगा ना, कहीं ना कहीं तो उनका विश्वास भरोसा टूटता होगा, तभी तो उन्हें लगता है कि वो जो संस्कृति पहले थी वो अब नहीं रही, या पहले की तरह कुछ ऐसा नहीं रहा हमारे देश में, या हमारा देश बदल रहा है, या उनके अंदर जो नकारात्मकता आती है। देखिए, किसी इंसान को अगर लगातार दबाया जा रहा है, किसी इंसान का अगर लगातार शोषण किया जा रहा है, तो कैसे उसके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, कैसे वो सकारात्मक सोच पाएगा, कैसे वो भरोसा कर पाएगा, कैसे वो किसी को अपना विश्वास पात्र मान लेगा। तो कुछ लोग होते हैं, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें पॉजिटिविटी देखनी है। तो ये सब कैसे हो रहा है, देखिए भारत में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित अनेक कानून देश हित और लोक हित में बनाए गए हैं, लेकिन इनका जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं, इनको जो चलाने वाले लोग हैं, कई बार वो क्या करते हैं, उनके मन में ईमानदारी और सच्चाई का भाव नहीं होता है। कई बार उनके मन में क्या आ जाता है, लोभ आ जाता है। तो हमने यहाँ पर सबसे मेन चीज क्या कंट्रोल करने को कहा था, हमने यहाँ पर केवल 4 चीजें, लोभ, मोह, काम, क्रोध, इन 4 चीजों को कंट्रोल करने के लिए कहा था। तो कई बार क्या होता है, ऐसे लोगों के मन में लोभ आ जाता है, सच्चाई और ईमानदारी का भाव उनके मन से चला जाता है, उनके मन में एक तरह से लालच आ जाता है, और वो उस समय पर केवल और केवल अपनी सुख सुविधाओं को जोड़ने पर ध्यान देते हैं, अपनी सुख सुविधाओं के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस तरह से ही और इसी कारण ही लोगों के मन में इस तरह के जो भाव आते हैं। तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए थे। सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि एक बार जब गलती से उन्होंने रेलवे टिकट लेते वक्त, वो रेलवे टिकट ले रहे थे जहां 10 रुपए देने थे, किराया 10 रुपए था, लेकिन उन्होंने गलती से 100 का नोट दे दिया था, और वो बहुत जल्दी में थे, उन्हें ये नहीं पता था कि उन्होंने 100 का नोट दिया है। तो वो जाकर ट्रेन में बैठ गए। उसी समय जो टिकट जो लेता था, जो गाड़ी में बैठने वाला जो व्यक्ति था, टिकट बाबू, वो उन्हें ढूंढते हुए आया और माफी मांगते हुए उन्हें 90 रुपए वापस किए। यानी कि क्योंकि वो रख सकता था, ट्रेन में काफी सारे लोग सफर करते हैं, कैसे वो उसको पहचाने, कैसे वो उनकी पहचान करे कि कौन से डब्बे में, कौन सी कोच में वो बैठे हैं, और कैसे वो
क्यों वो इतनी मेहनत करे, लेकिन उसने की और ऊपर से उसने माफी भी मांगी कि उस समय मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। तो पहला एग्जाम्पल उन्होंने ये दिया था। और दूसरा उन्होंने कहा कि उस समय उसके चेहरे पर आत्म संतोष, क्योंकि उसने एक अच्छा काम किया था, उसने एक अच्छा काम किया था, तो उसके चेहरे पर वो संतोष, वो संतुष्टि साफ झलक रही थी। अगला एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो वो यहाँ पर देते हैं अपनी लाइफ का, खुद का अनुभव जो उनका है कि वो एक बार बस की यात्रा कर रहे थे और बस की यात्रा के दौरान ऐसे जंगल में बस रुक गई जहां से दूर दूर तक कोई भी साधन नहीं था और साथ में उनकी फैमिली और उनके बच्चे भी थे। तो अब क्योंकि वो जो ऐसी जगह थी, ऐसा निर्जन वन था, ऐसा निर्जन स्थान था कि वहां पर कई बार डकैतों ने बस को लूटा भी था। तो लोग इस तरह की बातें करने लगे और वो भयभीत हो गए। और जैसे ही बस खराब हुई, बस का कंडक्टर साइकिल लेकर तुरंत वहां से चला गया। तो इससे लोगों में भय और क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। तो इसके लिए उन्होंने ड्राइवर को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, उसको पीटना शुरू कर दिया। लेखक ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने ड्राइवर को पीटना तक शुरू कर दिया। तब तक कंडक्टर अचानक आ जाता है नई बस लेकर और साथ ही बच्चों के लिए दूध और पानी की व्यवस्था भी करके लेके आता है। तो जब लेखक इस चीज को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि आज भी लोगों के अंदर ईमानदारी का भाव है। आज भी लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं जरूरत पड़ने पर। तो बहुत ही प्यारा हमारा ये चैप्टर था, कंप्लीट हो चुका है। लास्ट का जो एक पार्ट उसको हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसके बाद यात्रियों ने बस ड्राइवर व कंडक्टर से अपने किए की माफी मांगी और यात्री सभी नए बस में बैठकर अपने सफर को सकुशल उन्होंने पूरा किया। लेखक कहते हैं दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, कई बार उन्होंने जीवन में धोखा खाया है, कई बार उन्होंने परेशानियों का सामना किया है, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि आज भी दुनिया में लोग ईमानदार हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं और एक तरह से किसी भी परेशानी में साथ देने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। यहाँ पर अपनी लास्ट पंक्तियों में जो अंतिम पंक्तियां हैं कुछ इस चैप्टर की, उसमें लेखक कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने, जो रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्हें हम रविंद्रनाथ टैगोर भी कहते हैं कि उन्होंने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है। अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, इतनी शक्ति मुझे अवश्य देना कि अगर इस संसार में मुझे केवल नुकसान ही उठाना पड़े या धोखा ही खाना पड़े तो तब भी मेरा विश्वास तुझ पर बना रहे। बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा ये गीत है। तो उसमें उन्होंने इस गीत में लिखा है कि हे प्रभु, हे भगवान, अगर इस संसार में भले ही मुझे हमेशा दुख ही मिलते रहे, हमेशा नुकसान ही उठाना पड़े, हमेशा धोखा ही खाना पड़े, तो फिर भी तुम मुझे इतनी शक्ति अवश्य देना कि तुम पर मेरा विश्वास हमेशा बना रहे। विश्वास ही तो हमें आगे लेकर जाता है, विश्वास ही तो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, विश्वास ही तो हमें अपने जीवन के प्रति उत्साहित करता है। तो ये विश्वास, ईश्वर के प्रति आस्था कि भगवान सब ठीक करेंगे, हमें केवल अपना कर्म करना है। सबको कर्मों का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है, तो भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान हमें हमारे किए का अच्छा फल देंगे। तो हमेशा अच्छा सोचना है, अच्छा काम करना है। तो यहाँ पर अंत में लेखक आपको आशावादी बनने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की जरूरत नहीं है, आशावादी बन रहे हैं और आप लोगों को भी आशावादी बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं लेखक यहाँ पर अपनी अंतिम पंक्तियों में? कह रहे हैं जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं, वो कहते हैं कि मुझे तब तक निराश होने की आवश्यकता नहीं है जब तक भारत में ऐसे लोग मौजूद हैं जो दूसरों के प्रति दया, प्यार, ईमानदारी, सहिष्णुता,
का भाव रखते हैं। और मेरे मन में अपने महान गौरवशाली भारत को पुनः पाने की आशा भी अभी जिंदा है। यानी कि एक न एक दिन मैं अपने उस गौरवशाली भारत को, जो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी जो सभ्यता है, उसकी जो संस्कृति है, वो डगमगा रही है। क्योंकि इसका एक और रीजन हो सकता है, एक और कारण हो सकता है। आप 9th क्लास में पढ़ेंगे तो हम किस तरह से उपभोक्तावाद की संस्कृति, आप 9th क्लास का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे किस तरह हम पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते जा रहे हैं। हम एक तरह से हमारी कैसी सोच हो गई है, हमारी अनुकरणवादी सोच हो गई है। हम दूसरों को देखा देखी, अच्छा वहां पर ये है, मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी इस तरह से काम करना है। तो ये अनुकरणवादी जो हमारी सभ्यता संस्कृति धीरे धीरे हो रही है, इस पर हमने कंट्रोल करना है, इसको हमने रोकना है। तो हम एक दिन अपने गौरवशाली भारत को पुनः प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं, इसीलिए मेरे मन तुझे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और लास्ट में एक बहुत ही प्यारी पंक्ति से कवि ने यहाँ पर अपनी इस पूरे पाठ को कंप्लीट किया है कि इसीलिए मेरे मन तुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। तो पूरा चैप्टर हमने अपने 3 सेशन में कंप्लीट किया है और मैं आशा करती हूँ, क्योंकि बच्चों के आजकल सबसे ज्यादा प्रेशर अगर किसी के ऊपर है तो वो है छोटे बच्चों के ऊपर। पढ़ाई का प्रेशर, आगे जाकर कुछ करने का प्रेशर, घर में माता पिता का प्रेशर कि तुम पर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया जा रहा है, या तुम्हें इतनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उसके बाद भी तुम नंबर नहीं ला पा रहे हो। तो अगर नंबर नहीं आ रहे हैं या अगर कुछ गलत संगत में आप पड़ गए हो तो उसे अभी भी बहुत सारा टाइम है, आप कंट्रोल कर सकते हो, आप संभाल सकते हो, अपने अंदर एक आशा जगा सकते हो कि आप भी एक दिन अच्छे बच्चे बनोगे, एक अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा बनोगे। तो आप बिल्कुल भी जीवन में निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी उदास होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखने की, अपने आप को सकारात्मक रखने की, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स आपने रखनी है। कि जैसे कि मैंने कहा ना कि अपना जो फेस है, सबसे पहले जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है वो हमारे फेस से पड़ता है। हम अगर किसी को बिल्कुल उदास निगाहों से देखेंगे, बिल्कुल उदास होकर देखेंगे, या हर रोज इस तरह की फेस बनाकर आएंगे, उदास, निराश, हताश, तो हमारी जो एक छवि है वो इसी तरह की बन जाएगी और लोग भी हमसे बहुत कटे कटे रहेंगे, हमसे कोई बात नहीं करेगा, या बात भी करेगा तो उसका तरीका अलग होगा। लेकिन जब आप किसी से मिलते हैं, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग अपने लिए सोच रहे हैं, तो अच्छे से सोचो, पॉजिटिव तरीके से सोचो। तो बिल्कुल आपने हंस के मिलना है, खुश होके मिलना है, मुस्कुराते रहना है और अपनी पढ़ाई ध्यानपूर्वक करनी है, ताकि आपको जीवन में निराश ना होना पड़े। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर। सभी बच्चे रेडी हो जाएंगे कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि नोट डाउन भी करेंगे। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और आप चाहे तो, अब तो मुझे लगता है कि चैप्टर को हमने 2 से 3 बार 3 सेशन में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है और रिवाइज भी किया है, तो आपको चैप्टर अब आसान लगेगा काम करने में। तो रेडी हो जाइए सभी। पहला प्रश्न है, लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है। लेखक ने स्वीकार किया कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं हुए हैं। फिर भी वह निराश नहीं है, बिल्कुल भी निराश नहीं है। लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, लेकिन लोग फिर भी उदास नहीं है, बिल्कुल भी हताश, लेखक उदास या हताश नहीं है। आपके विचार से इसका क्या कारण हो सकता है? कौन बच्चा बताएगा फटाफट? कि लेखक को भी कई बार धोखे मिले हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी वो निराश या हताश नहीं है। इसका क्या रीजन हो सकता है? यस,
GIC ओडली, बच्चे माइक ले लीजिए। यस मैम। यस, चैप्टर पढ़ा था आपने? यस मैम, लेकिन मैम यस, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। आज आपकी फर्स्ट क्लास है? यस मैम। क्लास 8 के बच्चे हैं आप? यस मैम। यस, तो बच्चे हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 8 का, हमारी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 3 का चैप्टर है क्या निराश हुआ जाए, यानी कि पाठ 7, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये चैप्टर, जैसे कि आप पाठ के नाम से ही यहाँ पर देख रहे हैं, क्या निराश हुआ जाए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने जीवन के कई ऐसे अनुभव आपके साथ शेयर किए हैं, कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हम आपके साथ शेयर किए हैं कि जिससे कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में हम किसी से धोखा खाते हैं कहीं पर, और खास तौर पर जब आप सुबह उठते हैं तो आपके हाथ में न्यूज़पेपर आता है, तो कई तरह की उसमें न्यूज होती है, और ज्यादातर न्यूज आप देखेंगे कहीं पर चोरी हो गई, कहीं पर डाका डल गया, कहीं पर लूट हो गई, कहीं पर धोखाधड़ी हो गई। तो इस तरह की नकारात्मक खबरें आप ज्यादातर एक न्यूज़पेपर में देखते हैं। तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं, आप इस तरह से न्यूज़पेपर में खबरें पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपका मन उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, और आपको लगता है कि क्या यही कुछ देखने सुनने को बच गया है अब हमारे समाज में और हमारे देश में। तो इससे क्या होता है, हमें हमारे अंदर निराशा आती है, नेगेटिविटी आती है। तो यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी यही क्लियर करना चाहते हैं कि क्या हमें इन सब चीजों से निराश, उदास, हताश होकर बैठ जाना है, या समाज में और भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं। देखिए, होता है ना, क्लास में कोई बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है, और कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। किसी बच्चे को पता ही नहीं कि स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपनी धुन में मगन रहता है, उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं, या और चीजों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन कोई बच्चा अलर्ट रहता है, पॉजिटिव लेता है, भले ही वो पढ़ाई में कमजोर है लेकिन वो गेम्स में बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छे गेम्स खेलता है, तो वो उसके जीवन का एक तरह से उसके जीवन की वो एक पॉजिटिव एक तरह से रास्ता उसके जीवन का हो गया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हमें यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा अपने जीवन में सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अब यहाँ पर मेन चीज उन्होंने हमारे देश के बारे में भी बताई कि जिस तरह से आज हमारे देश में भ्रष्टाचार, लूट, हत्या या और भी बहुत सारी चीजें आपको अक्सर सुनने को, देखने को मिलती है। छोटी छोटी बात पर बहुत बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं, जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर भी हो जाते हैं। तो यही सारी चीजें हमें नकारात्मकता की ओर लेकर जाती हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी भरती हैं। तो चैप्टर कंप्लीट हमारा हो चुका है। यहाँ पर हमें बिल्कुल एक ही सीख दी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कि हमें जीवन में आशावादी बनना है, हमें जीवन में आशावादी बनना है, जीवन के प्रति उत्साह को कभी नहीं खोना है। अगर इधर कोई नेगेटिव चीज है भी तो आपने खोजना है कि पॉजिटिव कहाँ है, सकारात्मक चीजें भी तो हैं। हमेशा गलत ही क्यों सोचना है, हमेशा गलत की तरफ ही क्यों ध्यान देना है। अरे कुछ अच्छा भी तो है, उसकी तरफ ध्यान दो, उसकी तरफ बढ़ो और उसकी तरफ काम करो। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। पहला प्रश्न है, लेखक ने भी ये स्वीकार किया है। देखिए, उन्होंने अच्छे अनुभव भी अपने आपके साथ शेयर किए हैं, और एक लाइन उन्होंने यहाँ पर लिखी थी कि मैंने भी अपने जीवन में कई बार धोखा खाया है, कई बार मैंने भी लोगों के कारण परेशानी उठाई है, तो फिर भी वो कहते हैं मैं निराश नहीं हूं। तो आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है, ये आपका प्रश्न है। तो एक बार फटाफट से अपना विचार यहाँ पर रखिए, क्योंकि बाकी के जो प्रश्न हैं बहुत ही ज्यादा सरल है, बहुत ही ज्यादा इजी है, और मुझे लगता है आप आसानी से अगर चैप्टर को एक बार पढ़ लेंगे तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनका आंसर लिख सकते हैं। पहला प्रश्न एक बार रीड कर सकते हैं, या आंसर आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, आपको आपकी स्क्रीन पर आंसर भी दिखाई दे रहा है। यस, GIC ओडली। यस मैम। यस बच्चे, आप कोई बात नहीं, आंसर यहाँ से लेखक रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं आप आंसर यहाँ से।
लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करते हुए कहा है कि उसने धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। पर उसका मानना है कि अगर वो इन धोखों को याद रखेगा तो उसके लिए विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी यस। घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण उनकी सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। टिकट बाबू द्वारा बचे हुए पैसे लेखक को लौटाना, बस कंडक्टर द्वारा दूसरी बस व बच्चों के लिए दूध लाना आदि ऐसी घटनाएं हैं। इसलिए उसे विश्वास है कि समाज में मानवता, प्रेम, आपसी सहयोग समाप्त नहीं हो सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो ये इसका आंसर है। तो लेखक ने क्या कहा है कि आज भी लोगों के अंदर दया भाव, प्रेम, ईमानदारी, सच्चाई और हेल्प करने की एक प्रवृत्ति, यानी कि दूसरों की सहायता करने की जो एक प्रवृत्ति है वो आज भी शेष है। तो छोटी छोटी बातों पर निराश और उदास होने की जरूरत नहीं है। तो बाकी के जो आपके शेष जो प्रश्न हैं उन्हें आप घर पर सॉल्व करें, खुद से इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें। किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत, कोई परेशानी या चैप्टर समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट सेशन में आप हमारे साथ अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। तो बैठ जाइए बच्चा, वेरी गुड। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।